तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है, वह यह है कि मुख्य धारा की किसी भी राजनीतिक दल ने ब्राह्मणों को टिकट देने से परहेज किया है। जिनकी राज्य की आबादी में हिस्सा करीब 3% का है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर गहरी राजनीतिक सोच छिपी हुई है? आइए समझते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीते दिन नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव की एक खास बात यह है कि इस बार मुख्य धारा की किसी भी पार्टी ने कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा है। दरअसल तमिलनाडु में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3% मानी जाती है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो 1950 के दशक में ही यह बदलाव शुरू हो गया था, जब कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मणों से हटकर गैर ब्राह्मण नेताओं के हाथ में चला गया। 1954 में के कामराज के नेतृत्व में मद्रास राज्य का पहला ऐसा मंत्रिमंडल बना जिसमें एक भी ब्राह्मण शामिल नहीं था। इसके बाद 1967 का चुनाव तमिलनाडु की राजनीति का ट्रेंडिंग पॉइंट साबित हुआ। द्रविड़ आंदोलन के उभार के साथ सत्ता में बदलाव आया और गैर ब्राह्मण राजनीति मजबूत होती गई। ब्राह्मण विधायकों की संख्या लगातार गिरती गई और धीरे धीरे वे हाशिए पर चले गए। 1980 के दशक तक विधानसभा में उनकी संख्या 1 अंक तक सिमट गई। अब 2026 के चुनाव में यह तस्वीर और साफ हो गई है। डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी जैसे बड़े दलों ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। यह तब है जब बीजेपी को उत्तर भारत में ब्राह्मण बनिया राजनीति का केंद्र माना जाता है, लेकिन तमिलनाडु में उसने भी स्थानीय सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि कुछ अपवाद जरूर हैं। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि नाम तमिलकर कच्ची यानी एनटीके ने 6 ब्राह्मणों को मैदान में उतारा है। लेकिन इन दलों की ताकत मुख्य धारा की पार्टियों के मुकाबले सीमित मानी जाती है। तो आखिर क्यों ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिल रहा है? इसका जवाब तमिलनाडु की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में छिपा है। यहाँ लंबे समय से द्रविड़ राजनीति हावी है, जिसका मूल आधार ही गैर ब्राह्मण पहचान और सामाजिक न्याय रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल उन्हीं जातियों को प्राथमिकता देते हैं जिनका वोट बैंक बड़ा और प्रभावशाली है। एआईएडीएमके की बात करें तो कभी एमजी रामचंद्र और जयललिता के दौर में ब्राह्मणों को जगह मिलती थी, लेकिन अब पार्टी में थेवर और गोंडर जैसी पिछड़ी और प्रभावशाली जातियों का दबदबा बढ़ गया है। 2016 के चुनाव में भी यही समीकरण जीत की बड़ी वजह बने थे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार एआईएडीएमके ने पिछले 35 सालों में पहली बार एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। वहीं बीजेपी के पास एस गुरुमूर्ति और नारायणन तिरुमूर्ति जैसे ब्राह्मण चेहरे होने के बावजूद उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। इससे यह धारणा बनती है कि ब्राह्मण नेता पार्टी संगठन में तो भूमिका निभाते हैं, लेकिन चुनावी रणनीति में उन्हें आगे नहीं किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या फिर आने वाले समय में ब्राह्मण समुदाय की राजनीतिक वापसी होगी? तो फिलहाल तो तस्वीर यही बताती है कि तमिलनाडु की राजनीति में जातीय समीकरण ही सबसे बड़ा फैक्टर है और पार्टियां उसी हिसाब से अपने पत्ते खेल रही हैं। अब सबकी नज़र 4 मई पर टिकी है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब यह साफ होगा कि यह रणनीति कितना सफल रहता है और क्या तमिलनाडु की रणनीति में कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा।